नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने मिक्स डीएनए कोड के बारे में बात की थी, तो उसके कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताए थे एग्ज़ाम के लिए। तो आज का जो वीडियो है वो स्टील के ऊपर है। स्टील के कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जेईई वगैरह के एग्ज़ाम में, छोटे एग्जाम होते हैं, उनमें क्वेश्चन आता ही आता है। पिछली बार भी जो राजस्थान जेईई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था ये यहाँ से। तो आज हम स्टील के बारे में बात करेंगे। तो स्टील में क्या क्या कोई दो मेंबर अपने को कनेक्ट करने हैं आपस में, तो कनेक्ट करने के लिए या तो अपन उनको बोल्ट से कनेक्ट करते हैं, या रिवेट से कनेक्ट करते हैं, या करते हैं अपने वेल्डिंग से कनेक्ट। तो आज हम बात करेंगे बोल्ट के बारे में। तो बोल्ट में क्या है कि जैसे कि मान लो कि अपने को दो मेंबर कनेक्ट करने हैं, तो बोल्ट अपने पास है, तो अपने को क्या जरूरत है, बोल्ट को लगाने के लिए उन दोनों मेंबर में होल होना चाहिए बोल्ट को टाइट करने के लिए। तो अगर मान लो कि मैं जो उसका बोल्ट, तो मान लो कि बोल्ट का साइज़ तो अपने को मालूम है, जैसे कि 12 mm का हो गया, 14 का हो गया, कितने का भी हो गया। पर जो बोल्ट लगाएंगे, जो उस होल का डायमीटर है, वो अगर मान लो कि 12 mm का बोल्ट है और 12 के अपने उसमें होल कर दिया, तो फिर वो बोल्ट उसके अंदर आएगा नहीं, क्योंकि फिर तो वो बोल्ट जाएगा ही अंदर। तो क्या करना पड़ेगा उसको, अपने को जो बोल्ट का होल का जो डायमीटर है वो बोल्ट से थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है। अब वो कितना ज़्यादा रखा जाता है, वो उसकी लिमिट के हिसाब से डिपेंड करता है कि बोल्ट का साइज़ क्या है। तो जैसे कि जो बोल्ट होल का डायमीटर है उसको डी नोट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डी नोट डाया ऑफ बोल्ट होल, तो वो क्या होता है, नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट, जो जो अपने बोल्ट का डायमीटर है नॉमिनल 12, 14, 16 जितना भी है, प्लस में 1 mm। ये तो अपने पास अगर बोल्ट का डाया जो बोल्ट है उसका डाया अगर 12 से 14 mm है तो अपने +1 करते हैं। तो ये जो टेबल है ये IS कोड के अकॉर्डिंग है। IS कोड इसमें कौन सा यूज़ होता है, IS 800 2007, ठीक है। तो स्टील के लिए ये इस कोड से अपने को स्टील डिज़ाइन करते हैं। तो इस कोड के अकॉर्डिंग कुछ लिमिट दी होती है कि अगर मान लो अपने पास जो बोल्ट है उसका डाया 12 से 14 mm है, तो जो डाया ऑफ होल है उसका डाया कितना रखना चाहता है, D+1। मतलब अगर 12 mm का आपके पास बोल्ट है तो जो डी नोट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 12 + 1 13। अगर 14 mm का बोल्ट का डाया है तो डी नोट की वैल्यू कितनी आएगी, 14 + 1 15, उस होल की डायमीटर ये आएगी, ठीक है। अगर मान लो आपके पास जो बोल्ट का डायमीटर 16 से 24 mm है, तो कितना रखेंगे, D+2। अगर मान लो बोल्ट का डाया आपका 16 mm है तो डी नोट की वैल्यू कितनी आएगी, 16 + 2 18। और अगर 24 mm है तो कितनी आएगी डी नोट की वैल्यू, 24 + 2 26 mm, ठीक है। और अगर मान लो आपके पास जो बोल्ट का डाया है वो 27 mm या फिर उससे बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 27 mm, उससे बड़ा है, तो हमेशा D+3। अगर 27 है, 28 है, जितना भी है, अगर 28 है तो कितना होगा, डी नोट की वैल्यू होगी 28 + 3 31 mm, ये रखी जाती है डाई ऑफ बोल्ट होल की वैल्यू, ठीक है। तो ये तो होगी, अभी इसी पे क्वेश्चन आया था पिछली बार एक, ठीक है। तो आपको ये टेबल याद रखनी है कि आपके पास डाया ऑफ बोल्ट है वो कितना है, और डाया ऑफ बोल्ट का होल का डाया कितना रखना है। तो 12 से 14 में D+1, 16 से 24 में D+2, और 27 से बड़ा है तो उससे D+3, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पिच के बारे में। अब पिच क्या होती है कि मान लो कि अपने बोल्ट लगाए हैं, ठीक है, कि मान लो इसके अंदर अपने बोल्ट लगा रखे हैं, एक बोल्ट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, ठीक है, ये बोल्ट लगा दिए। तो इस डायरेक्शन में मान लो अपना कि फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो जो जैसे कि ये हो गया, इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अपनी ये हो गई, ये वाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये भी लिखा पेपर की इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू कंजिक्यूटिव बोल्ट्स मेजर्ड अलोंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और स्ट्रेस इन ए मेंबर। मतलब ये दो बोल्ट, इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस किसके डायरेक्शन में, जो अपने पास स्ट्रेस या फोर्स लग रहा है उसी के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस आती है ये वाली, ये होती है पिच, जिसको अपन पिच डिनोट करते हैं। एक होता है गेज डिस्टेंस। गेज क्या होती है कि जिस डायरेक्शन में आपको फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर दो बोल्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये वाली होती है गेज, जिसको जी से डिनोट करते हैं। ये होगी, ये होगी, ये होगी, और ये सारे हॉरिजॉन्टल वाली क्या होगी, पिच होगी ये। तो याद रखना कि जो फोर्स के डायरेक्शन में जो लेंथ लेंगे अपने या जो डिस्टेंस लेंगे वो तो होती है पिच, और जो फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो होती है गेज, जी से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि पिच किसे कहते हैं और गेज किसे कहते हैं। अब पिच भी है कि मान लो कि अपने पास ये बोल्ट लगा दिए, अब ये तो है नहीं कि रेंडमली कहीं पे भी बोल्ट का होल लग गया और वहाँ पे बोल्ट लगा दिया। तो उसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है कोड के अकॉर्डिंग कि मिनिमम इनके बीच की डिस्टेंस कितनी रखनी जाती है, मैक्सिमम कितनी रखी जाती है, ठीक है। तो मिनिमम पिच पी मिनिमम, तो ये होती है मिनिमम पिच कितनी रखनी जाती है, 2.5 इंटू नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट। मतलब कि अगर आपके पास डाया है
नॉमिनल डाया बोल्ट का वही होगा कि 12 mm 14 mm जितना। अगर आपके पास बोल्ट का डाया 12 mm का है तो मिनिमम पिच कितनी होगी 2.5 इंटू 12 कर लेना, ठीक है। ये वाली हो जाएगी मिनिमम पिच की। तो ये पिछली बार इसका एक क्वेश्चन आया था कि मिनिमम पिच किस तरीके से 2.5 इंटू डी, 1.5 इंटू डी, ये ऑप्शन दिए हुए थे आपके कुछ। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा 1.5 इंटू डी मिनिमम पिच। एक ये पॉइंट आपको याद रखना है। और मिनिमम तो आ गया कि इससे कम तो रखनी नहीं, मिनिमम इतनी रखनी है। और मैक्सिमम पे मतलब कि इससे ऊपर 2 लिमिट होगी ना, मिनिमम की तरीके से इससे कम नहीं रखनी है और मैक्सिमम मतलब इससे ऊपर नहीं रखनी है। तो मिनिमम का दोगे 2.5 इंटू डी। अब मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम अलग अलग है। पहले लिखा कि 12T और 200 mm विच एवर इज लेस फॉर कंप्रेशन मेंबर, और 16T और 200 mm विच एवर इज लेस फॉर टेंशन मेंबर। तो टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर के दोनों के लिए अलग अलग है कि 12T और 200 से दोनों में से जो वैल्यू आएगी उनमें से छोटी वैल्यू होगी वो होगी आपकी मैक्सिमम। कि मान लो टी की वैल्यू आपके पास 10 mm है तो 12 इंटू 10 कितना होगा 120 mm, ये होगी 120, ये होगी 200। इनमें से कम वैल्यू कौन सी 120, तो मैक्सिमम भी कितनी होनी चाहिए 120 होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया कंप्रेशन के लिए। टेंशन के लिए कितना हो जाएगा 16T और 200, इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू आएगी वो होगी आपकी मैक्सिमम पिच, ठीक है। अभी याद कैसे रखना है, देखो एक अपने पास कंप्रेशन एक है टेंशन। तो अगर अपन किसी चीज़ को या किसी मेंबर को कंप्रेस करते हैं तो उसकी लेंथ क्या होती है, घटती है। और किसी को टेंशन करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो देखो 200 तो दोनों में कॉमन है। बात रही 12T और 16T की। तो देखो कंप्रेशन में अगर उसकी लेंथ क्या होती है घटती है, उसका मतलब छोटी आएगी। तो ये तो हो गया कंप्रेशन के लिए। टेंशन में क्या होती है उसकी लेंथ बढ़ती है, तो ये होगी 16T, ठीक है। तो 12T तो इसके लिए हो गया कंप्रेशन के लिए और 16T किसके लिए हो गया टेंशन के लिए, ठीक है। और 200 दोनों में कॉमन है तो ये इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ये तो होगी मैक्सिमम पिच। अगर आपको टेंशन कंप्रेशन कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो उसकी डिस्टेंस क्या होती है 32T और 300 mm, इन दोनों में से छोटी वैल्यू आएगी वो होगी आपकी मैक्सिमम पिच वैल्यू। कि अगर आप टेंशन कंप्रेशन दे तो ये दोनों वैल्यू ले लोगे, और ये नहीं दिया कुछ भी, ये लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव बोल्ट शुड नॉट एक्सीड, मतलब पिच की है तो 32T और 300 इससे तो मैक्सिमम होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू याद रखनी है। और अगर आपको कंप्रेशन और टेंशन दे दिया तो इसके हिसाब से ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। ये होगी बात आपकी पिच की वैल्यू। पिच के अंदर क्या है कि अब पिच की बात है, होती है गेज की बात। तो जैसे कि मैंने बताया गेज क्या होता है कि जो आपके फोर्स से स्ट्रेस लगती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 2 बोल्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है, वो होती है आपकी गेज। तो मैक्सिमम गेज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम गेज शुड नॉट मोर देन 100 + 40 और 200 विच एवर इज लेस, मतलब 100 + 40 और 200 इनमें से जो छोटी वैल्यू आएगी वो होगी आपकी मैक्सिमम गेज की वैल्यू, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फिर आपके पास 2 पॉइंट होती है कि 32T और 300 विच एवर इज लेस फॉर टेकिंग और स्टिच बोल्ट व्हेन प्लेट्स आर नॉट एक्सपोज टुगेदर। अब टेकिंग और स्टिच बोल्ट का मतलब क्या है कि मान लो कि आपके पास एक बोल्ट यहाँ पे एक बोल्ट यहाँ पे है। अब ये जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम से एक्सीड कर रही है, तो एक्सीड करे तो इसको कम करने के लिए अपने एक्स्ट्रा बोल्ट प्रोवाइड कराते हैं। मान लो कि एक बीच में बोल्ट प्रोवाइड करा दिया, तो अगर वो बोल्ट है तो वो क्या बोलते हैं कि 32T और 300 विच एवर इज लेस फॉर टेकिंग और स्टिच बोल्ट, और 16T और 200 विच एवर इज लेस फॉर टेकिंग और स्टिच बोल्ट व्हेन प्लेट्स आर एक्सपोज टू वेदर। अब इन दोनों में डिफरेंस है कि अगर प्लेट नॉट एक्सपोज टू वेदर है और प्लेट एक्सपोज टू वेदर है नोट में है तो आपकी ज़्यादा वैल्यू आएगी 32T और 300 इनमें से छोटी वैल्यू आएगी वो उसकी टेकिंग बोल्ट के लिए आएगी। और अगर प्लेट आर एक्सपोज टू वेदर है, वेदर के एक्सपोज में, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, 16T और 200 में, ठीक है। क्योंकि अगर वेदर के एक्सपोज मतलब वेदर के कॉन्टेक्ट में है तो उसको कम डिस्टेंस देनी पड़ेगी, वरना वो कॉन्टेक्ट में आके फेल कर जाएगा। और अगर वेदर के कॉन्टेक्ट में नहीं है तो ज़्यादा वैल्यू रख सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर नोट एक्सपोज हुए तो 32 और 300 में, और एक्सपोज हुए तो 16T और 200 में, ठीक है। फिर आता है एज डिस्टेंस। अब एज डिस्टेंस क्या होगी, ये मान लो आपके पास फोर्स इस साइड में लग रहा है, ये आपके पास बोल्ट हो गई, ठीक है। अब इस बोल्ट की ये डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस होती है आपके पास एज डिस्टेंस। इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ बोल्ट होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द मेंबर और कवर प्लेट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ, ये आपका डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस या फोर्स है, इसके राइट एंगल में ये वाली डिस्टेंस, तो इस बोल्ट के सेंटर से ये वाली होगी, ठीक है। अब इसकी भी कुछ मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट होती है। तो वो क्या होती है कि मिनिमम एज डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 1.7 इंटू डायमीटर ऑफ होल फॉर श्रेडेड और हैंड फ्लेम कट बोल्ट, कि मतलब जो बोल्ट का होल है वो अपने हाथ से किया या फिर हैंड फ्लेम कट एज है या फिर श्रेडेड है, तो उसके लिए 1.7 इंटू उसका जो डाया होता है वो रखना पड़ता है। और अगर ये
रोल्ड या मशीन फ्लेम कट एज है उसका जो होल है तो कितना रखना चाहिए 1.5 इंटू जो उसका डाया हो वो। तो ये आपको याद रखना है मिनिमम, मतलब दोनों है मिनिमम ही, पर इस पर डिपेंड करता है कि हैंड फ्लेम कट है या फिर मशीन फ्लेम कट है। ठीक है, अगर मशीन फ्लेम कट है तो उसके लिए कम वैल्यू आएगी क्योंकि वो सही से काट देगा, होल कर देगा। अगर हैंड फ्लेम कट है तो वो मान लो कि ऐसे कर दिया तो पूरा आपको डाया ये रखना पड़ेगा, तो उसके लिए कितना रखना पड़ेगा, मैक्सिमम एज डिस्टेंस 1.7 रखनी पड़ेगी, 1.7 इंटू उसका जो डाया है वो। और अगर मशीन फ्लेम कट है तो 1.5 इंटू जो इसका होल का डाया है वो। फिर आता है मैक्सिमम एज डिस्टेंस। मैक्सिमम कितने, मिनिमम तो होगी, मैक्सिमम कितनी लिमिट है, मैक्सिमम एज डिस्टेंस टू नियरेस्ट एज ऑफ बोल्ट होल टू एन एज ऑफ अनस्टीफन्ड पार्ट शुड नॉट एक्सीड 12t एप्सिलॉन। 12t एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन की होगी आपके पास 250 अपॉन में Fy का अंडर रूट। इससे जो वैल्यू आएगी वो एप्सिलॉन की आ जाएगी और यहाँ से टी और एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो मैक्सिमम एज डिस्टेंस एक तो ये होगी। अब एक होती है 40 mm प्लस 4t वेयर टी इज थिकनेस ऑफ थिनर आउटसाइड प्लेस। अब ये दो वैल्यू है, ठीक है, इनमें से जो कम आएगी वो लेनी है अपने को। अब एक होता है अनस्टीफन्ड पार्ट। अनस्टीफन्ड का पार्ट का मतलब क्या होगा कि मान लो कि आपके पास ये प्लेट लगी हुई है और एक इस टाइप में है, तो ये तो होगी स्टीफन्ड, मतलब इसको यहाँ से भी सपोर्ट मिला है, यहाँ से भी सपोर्ट मिला है। अब किसी एक एंड से सबको सपोर्ट मिला है तो ये होगी अनस्टीफन्ड आपकी, ठीक है। अनस्टीफन्ड मतलब कितनी सिर्फ बाहर निकली हुई है, सपोर्ट नहीं दिया हुआ है। तो उसके लिए मैक्सिमम ये जो बाहर निकला हुआ पार्ट है ये कितना होना चाहिए, ओनली 32t एप्सिलॉन, ठीक है। मतलब आपके पास जो बोल्ट लगा दिया आपने तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये बोल्ट से तो बाहर आ गया, तो ये है 12t एप्सिलॉन, इससे ज़्यादा नहीं एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आज आपको पिच के बारे में, बोल्ट के जो होल है डायमीटर ऑफ बोल्ट वाला उसके बारे में बताया, पिच मैक्सिमम मिनिमम कितनी रखी जाए उसके बारे में बताया, एज डिस्टेंस मैक्सिमम उसके बारे में बता दिया, ठीक है। और आपके पास जो गेज डिस्टेंस उसके बारे में बता दिया, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, एक ना कहीं क्वेश्चन आएगा। पिछली बार यहीं से क्वेश्चन आया था ये 2.5D वाले से, ठीक है। ये जो 2.5D यहीं से क्वेश्चन आए थे पिछली बार, तो ये आपको याद रखना पड़ता है। ये भी यहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो सारे पॉइंट है जो मैंने रेड कलर में कर रखे हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको याद करने ही करने हैं। तो आज की वीडियो में ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बर्नरी वेट के बारे में बात करेंगे। तो ओके, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।